जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपके लिए एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाया हूं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की वीडियो है। दोस्तों, आपके आगामी जो पेपर है सीएचएल और सीजीएल का, उसमें आपको बहुत फ़ायदा देगा, तो वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आप फुल लाभ ले सकें। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने रहा। एलईडी अर्धचालक तकनीक में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, गैलिनियम। गैलिनियम आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम जानेंगे एलईडी के बारे में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों, तो एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है एलईडी, तो एलईडी में आप L4 हो जाएगा लाइट, ई से हो जाएगा इमिटिंग और डी से हो जाएगा डायोड। तो दोस्तों, लाइट इमिटिंग डायोड आपका फुल फॉर्म एलईडी का हो जाएगा। दोस्तों, हम थोड़ा सा हिंदी में जान लेते हैं यहाँ पर, तो ध्यान से देखेंगे कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड, एलईडी का हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यह अर्धचालक है, अभी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया था। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर एलईडी के बारे में थोड़ा सा और गहराई में आपको समझना है, तो आप पूरा पेज को रीड करें और इसके बारे में थोड़ा सा और गहराई में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा और बहुत ही बेनिफिट वीडियो रहेगी आपके लिए। इस तरह से आपको दिखेगा एलईडी बल्ब छोटे छोटे अलग अलग प्रकार के। हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे हरित शैवाल भी कहा जाता है? तो किसे हरित शैवाल कहा जाता है? तो ऑप्शन आपका सी, क्लोरोफाइसी आपका सही उत्तर हो जाएगा। हरित शैवाल जो है क्लोरोफाइसी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, डैश ने अपने विश्वसनीय अमीरों को तुर्कान ए चहलगानी के रूप में 40 के समूह में व्यवस्थित किया। तो दोस्तों, इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इल्तुतमिश राइट आंसर। तो दोस्तों, थोड़ा सा हम इल्तुतमिश के जानते हैं। रजिया सुल्तान के पिताजी हैं इल्तुतमिश, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, जो कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, इल्तुतमिश का जो पूरा नाम है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, यहाँ पर इल्तुतमिश का पूरा नाम है। आपको मैं बता दूं, दिल्ली सल्तनत में शमसी वंश का एक प्रमुख शासक था। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई आपको। तुर्की राज्य संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद वो उन शासकों में था जिससे दिल्ली सल्तनत की नींव मजबूत हुई। तो ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ध्यान रखना आप, इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। आपको यहाँ पर मैं बता दूँ, 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का शासनकाल रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इल्तुतमिश का कार्यकाल पूछा गया है, तो आप बताएंगे 1211 से 1236 ईस्वी। इस चीज़ को आपको अच्छे से दिमाग में सेव कर लेनी है। आपको ध्यान रखना है, इल्तुतमिश की मृत्यु तो 1 मई 1236, जैसे इल्तुतमिश की मृत्यु होती है उसके पश्चात रजिया सुल्तान अपने शासनकाल में आ जाती हैं। तो रजिया सुल्तान कब शासक बनी थी? तो ध्यान रखना 1236 आपका सही उत्तर हो जाएगा। जे भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं इल्तुतमिश की यहाँ पर कहाँ पर समाधि बनी हुई है, तो इल्तुतमिश का मकबरा बना हुआ है टॉम ऑफ इल्तुतमिश, नई दिल्ली में। ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा और आपको पता भी है। अगर मैं बता दूं आपको कि इल्तुतमिश किस राजवंश का शासक था, तो ममलूक राजवंश या फिर ममलूक सल्तनत का ये कौन था? राजवंश था, ध्यान रखना। तो किस राजवंश के थे इल्तुतमिश? तो ममलूक सल्तनत के ये थे। तो ध्यान रखना, ममलूक सल्तनत कहाँ की? नई दिल्ली। दिल्ली आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिनका आप देखेंगे ध्यान से, जिसका अनुसरण अकबर ने किया? तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था? तो दोस्तों, यहाँ पर शेरशाह सूरी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। थोड़ा सा हम शेरशाह सूरी के बारे में जान लेते हैं, जो कि प्रश्न आता ही रहता है। तो शेरशाह सूरी का जो शासनकाल रहा था वो 1540 से 1545 तक रहा। तो शेरशाह सूरी को आपको यहाँ पर शासनकाल मैंने बता दिया, जो आप बात समझ गए हैं, ठीक है। अगर यहाँ से अगर बात पूछी जाए कि शेरशाह सूरी का राज अभिषेक कब हुआ था, तो ध्यान रखना 1540 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, शेरशाह सूरी के पूर्ववर्ती मतलब शेरशाह सूरी के पिताजी कौन थे? तो हुमायूं थे। तो हुमायूं सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी के बाद कौन बना उत्तराधिकारी उनका? तो इस्लाम शाह सूरी बने थे। जो आपको अच्छे से याद रखना है।
ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं यहाँ से कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, तो शेरशाह का मकबरा जो है परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, तो सासाराम जो बिहार का है वहाँ पर बना हुआ है। शेरशाह का मकबरा जो है कहाँ पर बना हुआ है, बिहार के सासाराम में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। किस वंश के थे, तो सूरी वंश के थे। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, अब हम चलेंगे आगे की ओर। ध्यान से आप वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें, जिससे कि आपको मैं और अच्छा सा प्रयास करूंगा, और वीडियो को आप अंत तक देखें। ठीक है दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको वीडियो को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। अगला प्रश्न, एक निश्चित समय अवधि के दौरान अर्जित या अनार्जित मौद्रिक या अन्य प्रकार के लाभों की मात्रा को किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं, इनकम कहते हैं, उसे आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि थी, तो दोस्तों आलमगीर जो है औरंगजेब शासक की उपाधि थी। तो आलमगीर जो है आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आलमगीर औरंगजेब। थोड़ा सा हम औरंगजेब के बारे में जानेंगे, जो कि आपके परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से आप समझेंगे। आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। तो आपको मैं बता दूं, औरंगजेब के पिताजी का नाम क्या था, शाहजहां, और आलमगीर की उपाधि आपको पता है, बता दी है औरंगजेब। औरंगजेब के बाद कौन उत्तराधिकारी बना था मुगल का, तो आजम शाह है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको दोनों बता दिए। ठीक है, औरंगजेब के पिताजी का नाम शाहजहां। फिर उसके बाद अगर बात की जाए कि औरंगजेब के बाद कौन उत्तराधिकारी बना था मुगल का, तो आजम शाह। जी मैंने आपको तीनों चीज़ें क्लियर करा दी, तो ध्यान रखना। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, औरंगजेब का मकबरा जो है खुलदाबाद आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपको कमेंट बॉक्स में छापना है कि खुलदाबाद कहाँ पर है। तो ध्यान से दोस्तों आप क्वेश्चन का आंसर देंगे हमारे वीडियो के कमेंट में, खुलदाबाद वर्तमान में कहाँ पर है। अगले प्रश्न की चलेंगे, वेबर प्रति सेकंड डैश के बराबर होता है। तो दोस्तों वेबर प्रति सेकंड जो है किसके बराबर होता है, वोल्ट के बराबर होता है। आपका वोल्ट बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चलेंगे, डैश के लिए बनाए गए नियमों को विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध संघ। यहाँ पर त्रिपिटक में शामिल है। ठीक है दोस्तों, जो विनय पिटक है वो किस में शामिल है, त्रिपिटक में शामिल है। तो ध्यान रखना, विनय पिटक के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो त्रिपिटक जो कि अभी मैंने आपको बताया, उनमें से एक रहा विनय पिटक। ध्यान रखना आपको कौन सा है, एक विनय पिटक। त्रिपिटक में एक पिटक कौन सा हो गया, विनय पिटक। मैं और बता दूं इसके अलावा कौन कौन से हैं दो, तो ध्यान रखना है आपको, एक सुक्त पिटक, कौन सा हो जाएगा, सुक्त पिटक। तीसरा कौन सा, अभिधम पिटक। पहला था विनय पिटक, तो ये आपका सही हो जाएगा विनय पिटक। ध्यान रखना है आपको अच्छे से। तो पहला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विनय पिटक। तो विनय पिटक पहला हो गया, दूसरा हो गया सुक्त पिटक, तीसरा हो गया अभिधम पिटक। तो तीनों मैंने आपको क्लियर यहाँ पर करा दिए। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलेंगे दोस्तों, जो कि आपको महत्वपूर्ण मैं क्वेश्चन बता देता हूँ क्या क्या पूछे गए एग्जाम में आपके। त्रिपिटक, तो त्रिपिटक में हमने अभी बता दिया है आपको। इसके बाद मैं आपको बताऊँ, ध्यान से सुनना, महायान शब्द एग्जाम में आया हुआ है रेलवे के और एसएससी के में भी। महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो ध्यान रखना महायान शब्द जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि त्रिपिटक किस भाषा में लिखे हुए हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखे हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी। महापरिनिर्वाण शब्द जो है वो किससे संबंधित है, तो आप ध्यान रखना महापरिनिर्वाण जो शब्द है जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों से है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। जैसे भगवान महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी तो इसे महापरिनिर्वाण बोलते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। हम आगे की ओर चलेंगे, ध्यान से समझेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन को, निम्न में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश की अपनी सीमा साझा नहीं करता है, तो कौन सा ऐसा राज्य भारत का जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो नागालैंड। मेघालय करता है, असम करता है, त्रिपुरा करता है, पश्चिम बंगाल करता है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, लेकिन नागालैंड नहीं करता। नागालैंड आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है, तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, एसएसबी पुरस्कार आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कमायचा निम्न में से कहाँ के मांगड़ी यारों द्वारा बजाया जाने वाला मुड़ी हुई बीड़ा नुमा एक वाद्य यंत्र है, तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाने वाला मुड़ी बीड़ा नुमा एक वाद्य यंत्र है कमयांचा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना आप। खेलों और प्रतिस्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हें कब शुरू किया गया था? तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत है 1961 से हुई थी। जी आपको अच्छे से पता है, बहुत ही सिंपल इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, 16 यार्ड हिट शब्द निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? तो 16 यार्ड हिट जो है फील्ड हॉकी संबंधित है। आपको मैं दिखा दूं किस तरह से खेलते हैं 16 यार्ड से। तो आप देखिए 16 यार्ड हिट इस तरह से मारा जाता है, आपके स्क्रीन के सामने रहा इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये क्लियर हो चुका है। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन की सरकार बनाई थी? तो दोस्तों यहाँ पर आपका चंद्रशेखर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम थोड़ा सा फिर से दोबारा इस वीडियो में प्रधानमंत्री के बारे में जान लेते हैं, जो कि आपके परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। ठीक है, और पहले कार्यकाल में मतलब प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनके कार्यकाल रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। ध्यान रखना, इनका कुल कार्यकाल रहा था 16 साल 286 दिन। ठीक है दोस्तों, 27 मई 1964 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 15 अगस्त 1947 को इन्होंने पदभार संभाला था। अगले क्वेश्चन की चलेंगे इसी में। वो अगर बात की जाए कि प्रधानमंत्री पहले जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कौन कार्यवाहक पहले प्रधानमंत्री बने थे? तो दोस्तों गुलजारी लाल नंदा बने थे। जो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 27 मई 1964 को मात्र 13 दिन के लिए एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। अगर बात की जाए इसके बाद तीसरे प्रधानमंत्री कौन बने थे? लाल बहादुर शास्त्री। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री तीसरे प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था। उन्होंने 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। तो जी आपको ध्यान रखना है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? पंडित यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री। आपका बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। इनका कार्यकाल 1 वर्ष 216 दिन का रहा था। इनकी अफगानिस्तान के आसपास आप देखेंगे ताशकंद है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हो गई थी। चौथे प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा, इनके बारे में हमने थोड़ा डिटेल बताया है। इंदिरा गांधी के बारे में भी, तो आप हमारी इससे पहले वीडियो पूरी देखें, जिससे कि आपको सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल के बारे में विस्तार में जानकारी मिले। किस तरह से क्वेश्चन आए हैं वो भी हमने बताए हैं। तो आप वीडियो को स्किप ना करते हुए पूरा देखना, जिससे कि हर एक चीज़ क्लियर आपको हो जाएगी। अगला प्रश्न, देश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आपको अच्छे से पता है 8 केंद्र शासित वर्तमान में है, उनमें से सबसे बड़ा जो है जम्मू कश्मीर। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कब था? 2018 से पहले। अगर वर्तमान में अगर बात की जाए सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो लद्दाख हो जाएगा। 2022 के अनुसार 23 के अनुसार सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? लद्दाख। लद्दाख आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 2018 से पहले स्थिति अगर बात की जाए जम्मू कश्मीर था, लेकिन वर्तमान में कौन सा है? अगर अब वर्तमान का ही क्वेश्चन आएगा तो ध्यान रखना 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, बस्तर क्षेत्र में डैश त्योहार स्थानीय देवी केसरपालनी देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है? तो मदाई आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मदाई इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है? तो दोस्तों ऑप्शन आपका डी तवांग। तवांग एक ज़िला है जो सह पर्यटन हॉटस्पॉट है। हॉटस्पॉट दोस्तों उसे कहते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या हो, वनस्पतियाँ हो, पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, लेकिन उस क्षेत्र में क्या हो, वहाँ की स्पीसीज़ जो है, प्रजातियाँ हैं, उन पर क्या हो, वहाँ पर विलुप्त होने की ज़्यादा आशंका हो, उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट कहा जाता है। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो झांसी की रानी रेजिमेंट आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले प्रश्न को चलेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे R.K. शनमुखम चेट्टी थे। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। C.D. देशमुख पहले दोस्तों कौन थे? पहले जो RBI गवर्नर हैं वो थे। अगर मैं बात करूँ K.C. नियोगी, तो K.C. नियोगी जो हैं वो आयोग के थे। वो आप कमेंट बॉक्स में छपाएंगे कि किस आयोग के K.C. नियोगी अध्यक्ष थे, तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है K.C. नियोगी। अगला क्वेश्चन, एक पर्ण फलक में सिराओं का विन्यास है,
तो शिला रचना आपका वेनेशन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शिला रचना एक पर्ण फलक में शिलाओं का विन्यास है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी बात। निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो दंती दुर्ग, बहुत ज़्यादा ये रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट राज्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? दंती दुर्ग आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा में राज्यों की कुल संख्या 389 थी, 389 थी, जिनमें से 93 रियासतों के प्रतिनिधि थे, जिनमें से 93 यहाँ पर रियासतों के व्यक्ति थे। मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकर विलक्कू नामक वार्षिक उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल इज द राइट आंसर। दोस्तों अब हम अंतिम क्वेश्चन पे आ चुके थे और हम जानेंगे कि आपने हमारा वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें मोटिवेशन दें अपना। दोस्तों आपने हमारी वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी।